ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन में अपन और एग्जांपल डील करने वाले हैं जो रिलेटेड है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से एंड बैलेंस शीट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 3। तो देखते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। दैट इज आपका फाइनेंशियल कौन सा 18-19। ठीक है, मतलब कि स्टार्टिंग कब से होगी आपकी 1 अप्रैल 2018 से। ओके, बैलेंस शीट ऑन दैट डेट, जिस दिन पे आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है फॉर अ क्रिकेट क्लब। तो क्रिकेट क्लब था, उसके रेस्पेक्ट में आपको दो चीज़ें बनानी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द कैश बुक इज गिवन। सो आपको एक कैश बुक का समरी गिवन था कि सर इस तरीके से आपका रिसिप्ट आया, ये आपका पेमेंट हुआ। ठीक है, तो इस तरफ आपका क्या होगा, आपका इनकम एंड लाइबिलिटीज, और यहाँ पर आपका पेमेंट साइड में क्या आ रहा होगा, या तो आपने एक्सपेंस पेमेंट किया होगा या फिर आपने कोई एसेट खरीदा होगा। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन था, दैट इज असेट विद द क्लब ऑन 1 अप्रैल 2018 वर एज फॉलोज। तो देखो ये आपके पास ओपनिंग बैलेंस गिवन थे जो क्लब के थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड इन्फॉर्मेशन बोलता है डोनेशन एंड सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट शुड बी केप्ट इन रिजर्व फॉर अ परमानेंट पेविलियन। इसका मतलब ये सर कि सर जो आपका डोनेशन अगर आपको मिलेगा या फिर टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में जो आपको एक्सेस बच जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आपके पास टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में कोई पैसा आया, आपने उसके ऊपर खर्च किया और खर्च करने के बाद अगर कुछ पैसा बच जाता है तो उस बचे हुए एक्सेस पैसे को अपन को क्या करना है, परमानेंट पेविलियन के अंदर ट्रांसफर कर देना है एज ए रिजर्व के रूप में। ठीक है, तो दो चीजें ट्रांसफर करनी है पेविलियन के अंदर, नंबर 1 डोनेशन, एंड अगर कोई सरप्लस बचता है टूर्नामेंट के ऊपर तो वो। ठीक है, थर्ड पॉइंट, सब्सक्रिप्शन ड्यू था ऑन 31 मार्च 2019। ओके, सो ये आपका ओपनिंग बैलेंस हुआ, क्लोजिंग बैलेंस हुआ। सर डेट कब की है, 31 मार्च 2019, दैट इज लास्ट डेट ऑफ द ईयर। इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस है आपका, क्योंकि ओपनिंग तो एक गिवन थे ऊपर, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस था किसका, सब्सक्रिप्शन ड्यू। अच्छा, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब क्या होता है, सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब सर आपको पैसा मिल गया या नहीं मिला, नहीं मिला। ड्यू मतलब ड्यू तो हो गया वो, लेकिन अभी तक एनपीओ के मेंबर्स ने दिया नहीं उसको। इन दैट केस ये जो बैलेंस होगा वो आपके लिए एसेट हुआ, लायबिलिटी हुआ, आपके लिए एसेट हुआ। ठीक है, क्योंकि इसका बेनिफिट कब मिलना है, नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स ये आपके लिए क्या है, एसेट्स। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है समझना, राइट ऑफ 50% ऑफ द बैट एंड बॉल्स अकाउंट एंड 25% ऑफ द स्टेशनरी। इसका मतलब ये सर कि जो आपका बैट एंड बॉल्स था ये आपका एसेट था, आपने इसको कितना परसेंट यूज कर लिया, 50%। क्योंकि राइट ऑफ का मतलब होता है कम करना, और कम करने के लिए वो क्यों बोलेगा, क्योंकि आपने इतना परसेंट यूज किया होगा। ठीक है, और सेम चीज वो बोलता है स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में कि सर स्टेशनरी को आपको कितना राइट ऑफ करना है, 25%। इसका मतलब ये कि आपने कितना परसेंट स्टेशनरी को यूज किया, 25%। तो इसको देखो किस तरीके से डील करेंगे, जब अपन इसका एडजस्टमेंट करेंगे तब इसको डील करता है ना एक अच्छे से। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट बोलता है एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज। एडमिशन फीस इज टू बी कैपिटलाइज का मतलब क्या सर, मैंने आपको बताया था कि अगर एडमिशन फीस के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, इन दैट केस उसे कहाँ ट्रांसफर करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर वो आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देता है कि सर उससे कैसे ट्रीटमेंट करना है, इन दैट केस उसकी तरह ट्रीटमेंट करेंगे। तो उसने यहाँ पर बोला कि एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना है, और कैपिटलाइज का मतलब मैंने क्या बताया था कि सर उसको आपको कहाँ ट्रांसफर करना है, बैलेंस शीट में। ठीक है, अगर वो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता, इन दैट केस उसे अपन कहाँ ट्रांसफर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन था, इन इन्फॉर्मेशन का यूज करके अपन को दो चीज बनानी है, नंबर 1 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, वीडियो पोस्ट करके फटाफट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं उसके बाद। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं सर इसको। देखो मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि या तो आप रिसिप्ट से स्टार्ट कर सकते हो या पेमेंट से स्टार्ट कर सकते हो। रिसिप्ट साइड में आपको क्या मिलेगा, इनकम एंड लाइबिलिटीज। ओके, और पेमेंट साइड में क्या मिलेगा आपको, एसेट्स एंड एक्सपेंसेस। क्योंकि पेमेंट किसका करोगे आप, या तो एसेट खरीदोगे तो पेमेंट करना पड़ेगा, या एक्सपेंस होगा तो पेमेंट होगा। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं रिसिप्ट साइड। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में सबसे पहले क्या गिवन है आपको, सब्सक्रिप्शन। अच्छा, कितना है सर, 10,000। तो सर समझना, जो आपका कैश बुक होता है वो किससे फॉलो करता है, एक्चुअल बेसिस को। मतलब कि यहां पे जितना भी अमाउंट आता है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्चुअलिटी के बेसिस पे। इसका मतलब कि सब्सक्रिप्शन 10,000 रिसीव तो हो रहा है, लेकिन सर क्या वो आपका करंट ईयर का था, क्योंकि जब आप इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट बनाते हो तो वो किसे फॉलो करता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट को। और एक्रूअल कॉन्सेप्ट को फॉलो करवाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ये पता लगाना पड़ेगा कि सर क्या ये 10,000 करंट ईयर का है,
ठीक है। तो सर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो अपन क्या मान के चलेंगे, अजम्पशन है कि सर करंट ईयर का है। लेकिन अगर इसके रिगार्डिंग में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है तो उसका यूज करके अपन क्या पता लगाएंगे कि सर करंट ईयर का कितना। तो यहाँ पर सर इन्फॉर्मेशन, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो असेट विद द क्लब 1 अप्रैल 2018, दैट इज ओपनिंग वैल्यू गिवन था इसका सब्सक्रिप्शन ड्यू। सब्सक्रिप्शन ड्यू का मतलब मैंने समझाया था आपको, दैट इज एसेट्स, क्योंकि इसका पैसा मुझे कब मिलना है, फ्यूचर में। इन दैट केस ये आपके लिए क्या बनेगा, एसेट्स। ओके, तो असेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और थर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन था सब्सक्रिप्शन ड्यू 31 मार्च 2019, दैट इज ये आपका क्या था, क्लोजिंग बैलेंस कितना 1500। तो सर यहाँ पर दो एडजस्टमेंट गिवन है। अगर ये एडजस्टमेंट गिवन नहीं होते तो मैं क्या मान लेता इसको कि सर यही करंट ईयर का है, बट यहाँ पर एडजस्टमेंट गिवन है। इन दैट केस अपन को क्या करना पड़ेगा, उन एडजस्टमेंट का यूज करके वहां पर सब्सक्रिप्शन कितना बनता है करंट ईयर का वो निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा तो अपन क्या बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 बनाकर सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाएंगे। देन आफ्टर अपन फाइंड आउट करेंगे कि इनकम एक्सपेंस अकाउंट में कितना वैल्यू जाना है सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, तो स्टार्ट करते देखो। ओके, सो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लिया होगा आपने। सबसे पहले अपन को क्या करना है, बैलेंसेस पुट करना है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना था सब्सक्रिप्शन ड्यू का, 1000 का। ये क्या था आपके लिए, एसेट्स। एसेट के बैलेंस का लिखते हैं अपन डेबिट साइड में। ओके, सो डेबिट में लिख देते हैं इसका बैलेंस, टू बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में लिख देना सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है, कितना सर, ये था आपका 1000। ठीक उसी तरीके से इसका थर्ड जो पॉइंट था वो डील करता था इसके क्लोजिंग बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है इसका 1500 का। ठीक है, तो बैलेंस को पुट कर देता है। क्लोजिंग बैलेंस क्या जाएगा आपका, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या, डेबिट, क्लोजिंग क्या आएगा इसका क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय बैलेंस। बहुत सारे एग्जांपल किए इसके अपन ने, बाय सब्सक्रिप्शन ड्यू। ठीक है सर, कितना 1500। ओके, उसके बाद सर सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर में कितना मिला वो पुट करना है। तो वो कहां से पता लगेगा मुझे, कैश बुक से। कैश बुक कितना गिवन, कैश बुक में कितना गिवन है सब्सक्रिप्शन 10,000 का। ओके, सो इसे कहां पुट करेंगे, जब सब्सक्रिप्शन मिलता है तो बाई कैश, कैश का अमाउंट कहां आता है, क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने पहले डील कर चुकी। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप प्रीवियस वीडियो को देख के वापस से कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर कितना सर, 10,000। ठीक है, तो अपन ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन पुट कर दी सब्सक्रिप्शन की। अब क्या करना है अपन को, बैलेंसिंग फिगर से वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि सर करंट ईयर का कितना होगा। ठीक है, तो देखते हैं ज्यादा बैलेंस किस तरफ का है, क्रेडिट का। तो इसका टोटल लगा लेते हैं 11,500। तो डेबिट का भी कितना 11,500। तो सर बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। सर कितना 11,500 माइनस 1,000, दैट इज 10,500। ठीक है, तो ये था आपका करंट ईयर का इनकम, जो शो कहां करेंगे अपन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो देखते हैं, तो पुट कर देंगे बाई सब्सक्रिप्शन वर्किंग नोट नंबर 1 10,500। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो सर, उसके बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था वो था सर एडमिशन फीस। अच्छा, एडमिशन फीस के रेस्पेक्ट में अपने पास जो 5th पॉइंट था वो डील करता था, वो बोलता था कि सर सब्सक्रिप्शन को, सॉरी एडमिशन को अपन को क्या करना है, एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना। दैट मीन्स कहाँ जाएगा वो आपका, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पर इसे पुट नहीं करेंगे। अगर बैलेंस शीट में जाएगा तो इनकम एक्सपेंस अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था सेल किया ऑफ ओल्ड बॉल एंड बैट को। तो सर अपने पास पुराने बैट पड़े हुए थे, बॉल पड़े हुए थे, उनको अपन ने बेचा। तो ये सब एनपीओ के लिए क्या बनेगा, इनकम। ठीक है, तो इसे कहां शो करेंगे अपन, इनकम साइड में। ठीक है, तो बाई सेल ऑफ ओल्ड बैट एंड बॉल्स कितना सर 100 रुपीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखते हैं। टू हायर ऑफ ग्राउंड। अच्छा, आपका क्लब कौन सा था, क्रिकेट क्लब। ठीक है, तो सर अगर कोई आउटसाइडर को रिक्वायरमेंट पड़ती है
ग्राउंड की, तो इन दैट केस अगर वो हायर देगा ग्राउंड को, हायर करेगा ग्राउंड को, मतलब कि अगर जिस टाइम पे ग्राउंड काम नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे जो क्रिकेट क्लब था उसने अपने ग्राउंड को क्या किया होगा, किराए पे दे दिया होगा, तो उसने यहाँ पर रिसिप्ट कितना लिया उससे, 600 रुपीज़ का, तो ये उसके लिए क्या बनेगा, इनकम बनेगा। ठीक है, तो हायर ऑफ ग्राउंड क्या है आपके लिए, इनकम, क्योंकि आपने क्या किया, ग्राउंड को किराए पे दिया कुछ टाइम के लिए, तो उससे आपने कितना कमाया, 600 रुपीज़। तो मैंने आपको बताया था कि जो एनपीओ है वो अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू भी इनकम अर्न कर सकता है, लेकिन वो अल्टीमेट यूज़ कहाँ पे की जाएगी, आपके एनपीओ की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो उसने यहाँ से कितना कमाया, 600 रुपीज़। तो इनकम साइड में लिख देंगे बाई हायर ऑफ ग्राउंड। ठीक है, 600 रुपीज़। तो इसके बारे में सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था रिगार्डिंग में कि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता तो मैं यहाँ पर एडजस्ट नहीं करता, लेकिन यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो अपन क्या मानेंगे कि 600 क्या था आपका, जो करंट ईयर का था वही आपको पूरा मिल गया। ठीक है, तो ये तो अपना एक्चुअल में रिसीव हुआ, बट इसके रेस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था तो अपन ने क्या माना कि यही आपका करंट ईयर का था। ठीक है, नेक्स्ट टू बैंक। अच्छा, कैश बुक में डेबिट साइड में यहाँ पर क्या आती है, अपनी रिसिप्ट आती है, तो यहाँ पर टू बैंक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, अपन ने कैश बुक जब बनाया था 11वीं क्लास में तो सीखा था कि सर यहाँ पर क्या चीज़ आती है आपकी रिसिप्ट वाली, तो यहाँ पर आपने रिसिप्ट कहाँ से मिल रहा है आपको, बैंक से। ठीक है, तो अगर आपने बैंक से पैसा निकाला तो इन दैट केस क्या आपके लिए वो एक्सपेंस बना क्या, नहीं सर, बल्कि इसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा, इसका इफेक्ट आएगा आपके कैश के ऊपर एज वेल एज बैंक के ऊपर। आपका कैश क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपका जो बैंक है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर ये आपका कॉन्ट्रा एंट्री बनता था। ठीक है, तो इस केस में जो आपका ये वाला ट्रांजेक्शन था टू बैंक वाला, तो आपने बैंक से पैसा निकाला, तो बैंक से पैसा निकालना में खर्चा थोड़ी होता है, वो तो एनपीओ में आ रहा है ना पैसा। तो ये जो टू बैंक है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि सर ये आपका एक्सपेंस नहीं है ना आपका इनकम है। ठीक है, आगे देखते हैं टू सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। ओके सर, यहाँ पर सेकंड पॉइंट था कि सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट। अगर कोई टूर्नामेंट के ऊपर एक्सेस अपना बच जाता है तो उसे कहाँ ट्रांसफर करना है अपन को, परमानेंट पैविलियन फंड के अंदर। ठीक है, तो सर इसका जो यूज़ था वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, अगर इससे जो एक्सेस बच जाएगा वो किसी भी चीज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। सर स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या था आपका कि आपको पैविलियन फंड के अंदर ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो सर क्या इसका जो अमाउंट है वो इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाता है किसी फंड के ऊपर, आपको कोई मिलता है फंड या फिर कोई भी अमाउंट मिलता है जिसके ऊपर आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाता है, इन दैट केस उसे अपन कहाँ ट्रांसफर नहीं करते, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। दैट मीन्स जो आपका ये इनकम था ये कहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ये कहाँ जाएगा आपका बैलेंस शीट में। सर इसके रेस्पेक्ट में कुछ खर्चे भी किए होंगे। ठीक है, जब आपको पैसा मिला तो कुछ खर्चे भी किए, तो यहाँ पे देखो एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट, क्योंकि पेमेंट साइड में मिलेगा आपको खर्चे, तो पेमेंट साइड में गिवन था एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट कितना, 1400। ठीक है, तो देखो अगर आपको कितना मिला पैसा 2000 का, इतना आपको रिसीव हुआ। ठीक है, उसमें से आपने एक्सपेंस कितना कर दिया 1400 का, इसका मतलब कि अभी भी कितना बचा है ये 600 का। तो सर ये जो एक्सेस बचा है ना उसके रेस्पेक्ट में क्या बोला गया, उसके रेस्पेक्ट में बोला गया इसको उसको ट्रांसफर क्या करना है, पैविलियन फंड के अंदर। ठीक है, पैविलियन फंड के बाद उसने बोला कि अगर कोई सरप्लस बच जाता है ऑन द अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में देखो अपने पास मिला कितना 2000, और एक्सपेंस कितना हुआ 1400। दैट मीन्स 600 का जो एक्सेस है वो क्या है अपने लिए, ट्रांसफर कहाँ करेंगे उसको अपन, पैविलियन फंड के अंदर। ठीक है, तो इससे पैविलियन फंड के अंदर अपन ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो सर अगर सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में आपका इनकम अगर इनकम एक्सपेंस अकाउंट में शो नहीं हो रहा, तो क्या सर उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंस किया वो शो होगा, नहीं होगा। सर अगर आपका ये वाला वैल्यू बैलेंस शीट में जा रहा है तो सर क्या आप इसे शो करोगे, नहीं करोगे। जब आपने उसका इनकम ही शो नहीं करा तो एक्सपेंस क्यों शो करोगे। ठीक है, तो ये सेट ऑफ होके कहाँ चले जाएंगे आपके बैलेंस शीट में, तो ये एक्सपेंस आपको नहीं लेना है। जब आप एक्सपेंस बुक करोगे तो इसका ट्रीटमेंट कहाँ होगा, आपका बैलेंस शीट में होगा। दैट मीन्स सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट 2000 माइनस कर देंगे क्या, एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट कितना 1400, और जो एक्सेस बचेगा उसे अपन कहाँ ऐड कर देंगे, पैविलियन फंड के अंदर। ठीक है, तो ये वाला वैल्यू ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंड लास्ट था डोनेशन 20,000 का मिला। सर क्या इसके रेस्पेक्ट में कोई इन्फॉर्मेशन था, यस। सेकेंड पॉइंट बोलता था कि डोनेशन को भी कहाँ ट्रांसफर करना है, पैविलियन फंड के अंदर। दैट मीन्स
क्या सर इसका यूज आप किसी भी पर्पज के लिए कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो क्या सर आप इसे इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में शो करोगे? नहीं करेंगे, बल्कि कहाँ जाएगा आपका ये बैलेंस शीट में पेविलियन फंड के अंदर से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो दो चीजें ऐड करनी है पेविलियन फंड के अंदर, एक तो इसके ऊपर जो एक्सेस बचा वो, और डोनेशन का अमाउंट। तो ये दोनों कहाँ नहीं जाएंगे आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बल्कि दोनों कहाँ जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, और बैलेंस शीट में भी कहाँ पर? पेविलियन फंड के अंदर। ठीक है, तो जो अपना रिसिप्ट साइड था वो पूरा हो गया। अब डील करते हैं अपन एक्सपेंसिव साइड को। तो देखो एक्सपेंस साइड में सबसे पहले दे रखा है, पेमेंट साइड में सबसे पहले दे रखा है अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन। तो सर पेविलियन को जो है आपने अपकीप किया, तो फील्ड एंड पेविलियन को आपको अपकीप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए क्या है? एक्सपेंस है, तो इसे एक्सपेंस में शो कर देंगे। एंड इसके रिगार्डिंग में क्या कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन था? तो सर को इसके रिगार्डिंग कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं था। तो सर जितना पेमेंट किया होगा वही मेरा क्या बना होगा? करंट ईयर का एक्चुअल में बना होगा। ठीक है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या माने सर? वही मानेंगे कि सर जितना पेमेंट किया उतना अपना करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो अपकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन क्या अपना, यही अपना करंट ईयर का एक्सपेंस है, इसे ट्रांसफर कर देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो टू अपकीप एक्सपेंसेस कितना सर? 4000। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन था वो था एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट। तो मैंने आपको बताया था कि सर इसे अगर इसके रेस्पेक्ट में इनकम जो था वो इनकम एक्सपेंस अकाउंट में शो नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि उसके रेस्पेक्ट में जो एक्सपेंस होगा वो भी शो नहीं होगा। ठीक है, तो इसे अपन कहाँ शो करेंगे? बैलेंस शीट में सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रेट्स एंड इंश्योरेंस। तो आपने इंश्योरेंस करवाया सर एनपीओ के रेस्पेक्ट में, जो भी गुड्स था, जो भी रेस्पेक्टिव असेट था उसके रेस्पेक्ट में आपने क्या करवाया? इंश्योरेंस करवाया। तो उसके ऊपर खर्चा कितना हुआ? 400 रुपीज का। अब खर्चा था ये कैसे पता लगा अपन को? क्योंकि ये पेमेंट साइड में गिवन है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर इसे मैं खर्चा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सर पेमेंट किसका करते हैं अपन? एक्सपेंसेस का, इनकम का थोड़ी पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये रेट एंड इंश्योरेंस था अपने पास 400 का। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन था क्या? सर बिल्कुल नहीं था। तो अपन क्या मानेंगे? जितना पेमेंट किया वही क्या है मेरा? करंट ईयर का एक्सपेंसेस। ओके, तो यहां पे रिकॉर्ड कर देंगे इसको टू रेट्स एंड इंश्योरेंस। ठीक है सर, कितना? 400। क्लियर है, आगे चलता है। आगे था ये बाय आएगा यहां पर। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन था सर टेलीफोन चार्जेस। ओके, टेलीफोन चार्जेस पेमेंट क्या होगा आपने? पेमेंट क्या मतलब कि एक्सपेंस है। सर क्या इसके रेस्पेक्ट में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन था जिसको अपन को एडजस्ट करना पड़े? नहीं था सर। इस केस में क्या मानूंगा मैं कि सर जितना पेमेंट किया वही मेरे लिए क्या है? एक्चुअल वही मेरा क्या है? करंट ईयर का एक्सपेंस है। तो सर जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं हो किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस इनकम के बारे में, तो उस केस में अपन क्या माने उसको कि सर वही है अपना करंट ईयर का। ठीक है, तो यहां पर टेलीफोन जो चार्जेस था वो अपना 100 रुपीज था करंट ईयर का, तो उसे रिकॉर्ड कर लेंगे टेलीफोन चार्जेस कितना सर? 100 रुपीज का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेशनरी आपने खरीदा सर। अच्छा, पता कैसे लगा खरीदा मैंने? क्योंकि पेमेंट कर रहा हूं उसको मैं। स्टेशनरी का पेमेंट क्या होगा? क्योंकि ये क्या साइड अपना पेमेंट साइड। स्टेशनरी खरीदा, ये क्या था अपने लिए? एसेट्स। ठीक है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस गिवन था क्या? बिल्कुल सर गिवन था। देखो एसेट्स विद द क्लब 1 अप्रैल 2018, ओपनिंग स्टेशनरी कितना? 400 का। ठीक है, तो क्लोजिंग पता है अपन को? नहीं पता सर। अच्छा, इसके रेस्पेक्ट में जो 4th पॉइंट था वो बोलता था कि आपने इसको यूज कितना किया? 25%। तो मैंने आपको बताया था कि सर जितना आप एसेट को यूज करते हो तो वही तो आपका एक्सपेंस बनता है, दैट इज डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो उसने इसे परसेंटेज वाइज फॉर्म में दिया कि उसने 25% यूज किया, तो जितना यूज करोगे वही आपका एक्सपेंस बना। तो सर समझना, आपके पास स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना? स्टार्टिंग में कितनी थी आपके पास? 400 का। ओके, 400 आपके पास स्टार्टिंग में थी। आपने और क्या परचेज किया क्या उसको? बिल्कुल किया। अच्छा, वो परचेज जो किया वो कहां से पता लगेगा मुझे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से।
क्योंकि यही से तो मुझे पता लगेगा कि परचेज किया, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर पेमेंट किया, किसके रेस्पेक्ट में किया, स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में। अच्छा, स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में पेमेंट क्यों किया होगा, उसको खरीदा बेचा। पेमेंट कब करते हैं, खरीदने पे या बेचने पे, सर खरीदने पे। इसका मतलब कि स्टार्टिंग में कितना 400, आपने और कितना खरीद लिया उसको 200 का। इन दैट केस वो आपके लिए टोटल कितना बन गया, आपने और परचेज किया 200 का, तो टोटल कितना बना पूरे साल भर का 600। अब वो बोलता है आपसे कि सर आपने कितना यूज किया उसको, 25% राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ क्यों करेंगे, क्योंकि यूज किया होगा तभी तो राइट ऑफ करने की बात कर रहा है वो। राइट ऑफ का मतलब होता है कम करना, और कम क्यों करेंगे, क्योंकि यूज किया। तो सर जितना यूज करते हो वही तो अपना एक्सपेंस बनता है, ठीक है। तो सर आपको बेनिफिट कितना मिला होगा करंट ईयर का, एक्सपेंस का मतलब क्या, जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर मिल गया, ठीक है। तो स्टेशनरी के रेस्पेक्ट में बोलता है कि 25% राइट ऑफ करना है, क्यों, क्योंकि इसका यूज किया। तो सर 600 का अगर मैं 25% निकालूं तो कितना होता है इसका 25%, इसका 25% निकाल, दैट इज 150। तो सर ये वो अमाउंट है जो कहाँ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि सर ये पूरा अमाउंट थोड़ी यूज किया आपने पूरे साल भर में। करंट ईयर में आपने कितना यूज किया 25%, तभी तो आपको बोला, क्या बोला इसने कि इसको राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने क्यों करेंगे अपन, क्योंकि इसका यूज किया। तो सर जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में मिल जाता है वही तो क्या होता है आपका एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस कितना, सिर्फ 150 का। तो सर जब मैं बैलेंस शीट में शो करूंगा इनकम स्टेशनरी को, तो कितना शो करूंगा, देखो 600 का आपका टोटल था, आपने कितना यूज कर लिया 150 का, तो रिमेनिंग कितना बच गया 450। तो यही तो आपका बेनिफिट है जो फ्यूचर में मिलेगा। तो अब बैलेंस शीट में शो कितना करेंगे अपन 450 का, ठीक है। तो ये तो मैंने एक शो करके बताया कि किस तरीके से इसको अमाउंट निकला, बट आपको प्रॉपरली प्रेजेंट करके दिखाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो प्रेजेंट करने के लिए आपको बताना पड़ेगा स्टेशनरी अकाउंट, ठीक है। तो बनाते हैं फटाफट से। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, तो बैलेंसेस पुट करता है। देखो स्टेशनरी क्या होता है अपना एसेट्स, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या कहाँ लिखता है अपन डेबिट साइड में, और स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था 400 का, दैट इज टू बैलेंस बीडी कितना 400, ठीक है। उसके बाद सर आपने स्टेशनरी को और परचेज किया, वो मुझे कहाँ से पता लगा, पेमेंट साइड को देखकर स्टेशनरी कितना 200 का स्टेशनरी परचेज करेंगे। तो सर स्टेशनरी कम होगा बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, तो बढ़ेगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे उसको डेबिट साइड में। एसेट जब बढ़ता है तो कहाँ पोस्ट करते हैं उसको डेबिट साइड में, ब्रैकेट में लिख सकते हो परचेज। और क्या गया होगा आपके पास से कैश कितना 200 का, ठीक है। अब सर यहाँ पर अपन को ये नहीं पता कि क्लोजिंग कितना है, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ काम आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते वक्त, लेकिन अपन को ये पता है कि सर कितना यूज हुआ, ठीक है। तो जितना यूज होता है वो कहाँ ट्रांसफर करते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो देखो इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखते हैं डेबिट में, क्लोजिंग का लिखेंगे क्रेडिट साइड में, दैट इज बाय बैलेंस सीडी। अब सर समझना, उसने आपसे बोला कि सर अगर 100% आपके पास ड्यूरिंग द ईयर था ना, तो पता है आपने 25% यूज कर लिया, तो बता सकते हो कितना परसेंट यूज नहीं किया होगा 75%। तो ये 75% तो आपका क्या बनेगा क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। और ये कहाँ चला जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। तो अगर मैं इसका क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा, अगर टोटल कितना 600, उसका 75% कितना होता है 450, ठीक है। तो रिमेनिंग कहाँ चल जाएगा अपने आप ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर। तो दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हो आप, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, क्योंकि ये कितना आपके पास 25%। तो अगर 25% निकालोगे तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, अगर ये निकालोगे तो फिर बैलेंसिंग फिगर से ही इनकम एक्सपेंडिचर का निकल जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो, तो ये टैली कर जाएगा। इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये 150 क्या था आपके लिए, वो अमाउंट था जो आपने करंट ईयर में यूज किया, और एक क्लोजिंग बैलेंस का जाएगा आपका बैलेंस शीट में। जब आप क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाओगे तब वहां से पुट करेंगे, ठीक है। तो इसे पुट कर देते हैं फटाफट से। एक्सपेंडिचर साइड में दैट इज स्टेशनरी कंज्यूम्ड, कितना कंज्यूम किया आपने, वर्किंग नोट नंबर 2 150, ठीक है। तो ये निकल गया। तो आगे देखते हैं।
ओके, तो अपन ने स्टेशन तक डील कर लिया। उसके बाद था जनरल एक्सपेंसेस, कितना सर 100 रुपीज़ का। इसके रिगार्ड में कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं था, तो अपन क्या मानेंगे, ये आपका पूरा करंट ईयर का था, मतलब जितना पेमेंट किया वो आपका पूरा का पूरा क्या है, करंट ईयर का। तो पुट कर देंगे एक्सपेंडिचर साइड में, दैट इज जर्नल एक्सपेंसेस। सर कितना, 100 रुपीज़। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑनोरियम्स पेमेंट किया। अच्छा, इसके रिगार्ड में कोई इन्फॉर्मेशन था, कुछ ओपनिंग बैलेंस, कुछ क्लोजिंग बैलेंस, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो क्या मानेंगे सर, ऑनोरियम्स का पेमेंट किया 340 का, सॉरी 340, ओके 340, ओके। सो 340 का पेमेंट किया, यही क्या मान लेंगे अपन, करंट ईयर का, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो जब भी इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो अपन क्या मानेंगे कि सर जितना पेमेंट किया वही क्या आपका करंट ईयर का एक्सपेंस है, दैट इज टू ऑनोरियम्स। कितना सर, 340। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद था बाई ग्रास सीड्स। अच्छा, सीड्स लेके आप, तो सीड लाओगे तो पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंस आपका ये कितना कितना रुपए खर्चा किया आपने, 60 रुपीज़ का। इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, दैट मीन्स कहा लिख देंगे इसको एक्सपेंस साइड में, दैट इज ग्रास सीड्स 60 रुपीज़। ओके, उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन था बैट एंड बॉल्स। अच्छा, आपने बैट एंड बॉल्स भी खरीदा कैसे पता लगा कि इसको खरीदा मैंने, क्योंकि पेमेंट कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो जिस तरीके से अपने स्टेशनरी अकाउंट बनाया था, ठीक उसी तरीके से अपन क्या बनाएंगे, बैट एंड बॉल्स अकाउंट बनाएंगे, और ये पता लगाएंगे कि सर कितना यूज किया इसको, क्योंकि ये भी अपना सेट है। असेट अपना इनकम एक्सपेंस अकाउंट में नहीं दिखाते, बल्कि दिखाते हैं कितना यूज किया उसको। तो अभी अपन क्या बनाएंगे, इनकम एंड सॉरी बैट एंड बॉल अकाउंट। देन आफ्टर अपन फाइंड आउट करेंगे कि सर कितना अमाउंट इनकम एक्सपेंस अकाउंट में जाएगा और कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है, तो बनाते हैं फटाफट से। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा। अब देखते हैं इसके बैलेंसेस किस तरीके से पुट करना है। देखो सर, सबसे पहले अपने पास ओपनिंग बैलेंस गिवन था स्टॉक ऑफ बॉल्स एंड बैट। ठीक है, कितना 3000 का, तो अपने लिए एसेट था। एसेट का बैलेंस का लिखेंगे अपन डेबिट साइड में, दैट इज टू बैलेंस बीडी। कितना सर, ये था अपने पास 3000। ओके, उसके बाद सर क्लोजिंग बैलेंस पता है, नहीं पता। ठीक है, उसके बाद सर इसने इन्फॉर्मेशन दिया पेमेंट साइड में कि मैंने पेमेंट किया बैट एंड बॉल के रेस्पेक्ट में। अगर बैट एंड बॉल के रेस्पेक्ट में पेमेंट किया होगा, इसका मतलब कि उसको मैंने खरीदा बेचा, खरीदा। ठीक है, तो खरीदोगे तो बैट एंड बॉल का जो अमाउंट है बढ़ेगा, असेट बढ़ेगा। असेट जब बढ़ेगा तो कहाँ पोस्ट करेंगे अपन, डेबिट साइड में, दैट इज टू कैश। कैश गया होगा आपके पास से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कहाँ से पुट की अपन ने, कैश बुक से। ब्रैकेट में दिखा सकते हैं परचेज। तो सर सेम वही अकाउंट है जैसे कि अपन ने स्टेशनरी अकाउंट बनाया था, बिल्कुल वैसा बनेगा। और कितना परचेज किया था इसको, 1400 का। ठीक है, तो उसने बोला कि सर आपको राइट ऑफ करना है बैट एंड बॉल को कितना, 50%। इसका मतलब कितना यूज किया, जितना यूज करोगे वो आपका खर्चा बनेगा। तो सर अगर 50% आपने यूज कर लिया तो 50% आपका क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कहाँ लिखेंगे अपन, डेबिट में। क्लोजिंग आएगा आपका क्रेडिट, दैट इज बैलेंस सीडी। 50% बच रहा है क्लोजिंग, क्योंकि 50% अगर यूज किया टोटल में से, तो 50% क्या क्लोजिंग। तो टोटल कितना था अपने पास, 4400 का। 4400 में से 50% आपका बच गया, इसका मतलब कितना बच गया वो, 2200। तो सर आपका जो रिमेनिंग बच जाएगा वो कहाँ चला जाएगा, आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर। तो आप दोनों में से कोई वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा, ये पता है तो ये निकल सकता है कोई। ठीक है, तो ये भी कितना जाएगा, 4400। तो ये जाएगा आपका इनकम एक्सपेंस अकाउंट में, और ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है, तो पुट कर देते हैं, दैट इज टू बैट एंड बॉल्स कंज्यूम्ड। ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3 कितना सर, 2200। ठीक है, आगे चलता है। आगे इन्फॉर्मेशन था बैंक बाय बैंक, डिपॉजिट करवाया बैंक में। अच्छा, डिपॉजिट करवाना कोई एक्सपेंस थोड़ी होता अपना, इसका इम्पैक्ट तो कहाँ आएगा आपका, आपके कैश पे एंड बैंक पे। ठीक है, तो ये अमाउंट नहीं जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो
अपन ने इनकम को डील कर लिया, अपन ने लाइबिलिटी को डील कर लिया, अपन ने एक्सपेंस एंड एसेट को डील कर लिया। ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी। अब अपन को क्या करना है, सरप्लस या डेफिसिट पता करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है, अपन को टोटल लगाना है। जिस तरफ का ज़्यादा टोटल होगा उसका टोटल लगा देंगे। उसके बाद जो अपोजिट साइड होगा उसका भी टोटल सेम आएगा, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है, तो देखते हैं टोटल किसका ज़्यादा आ रहा है। तो सर यहाँ पर जो ज़्यादा टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका इनकम साइड का, दैट इज 11,200। तो एक्सपेंस का भी उतना आएगा, क्योंकि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर आपका इनकम ज़्यादा एक्सपेंस कम तो क्या होगा, प्रॉफिट। गलत, प्रॉफिट ये वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे सरप्लस। ठीक है, तो सरप्लस निकल जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से, दैट इज 3850। ठीक है, तो जो पहला रिक्वायरमेंट था इस क्वेश्चन का, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट, वो अपन ने बना दिया। अब अपन को बनाना क्या है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो वो बनाते हैं। ओके, सो आपने अकाउंट बना लिया होगा, बैलेंस शीट बना लिया होगा। अब बैलेंसेस पुट करते हैं। देखो सबसे पहले अपन क्या दिखाते थे लाइबिलिटी साइड में, कैपिटल फंड। अब देखो यहाँ पर क्या आपको कैपिटल फंड पता है क्या, कहीं गिवन है कैपिटल फंड कितना है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है। तो सर यहाँ पर वर्किंग नंबर 4 बनेगा, दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट। मैंने आपको बताया था कि कैपिटल फंड अगर मिसिंग होता है तो अपन को क्या बनाना पड़ता है, ओपनिंग बैलेंस शीट। तो वहां पर जितने भी इंफॉर्मेशन यूज करेंगे वो कौन सी करेंगे, ओपनिंग वाली। ठीक है, तो अपन को क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट नंबर 4। ठीक है, तो बना देते हैं, दैट इज वर्किंग नोट नंबर 4, ओपनिंग बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 2018। तो यहाँ पर जितने भी बैलेंस लेंगे वो कौन से लेंगे, ओपनिंग वाले। और अपने पास ओपनिंग जो असेट है उनके बैलेंस गिवन है कितने, तो इनको पुट कर देते हैं असेट के बैलेंस, सीधे सीधे बैलेंस गिवन है अपन को। ठीक है, तो पुट करते हैं कैश एट बैंक, एसेट अपना 6,000 का। ठीक है, उसके बाद स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल्स 3,000 का। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 400 रुपीज का। सब्सक्रिप्शन ड्यू दैट इज असेट्स, आउटस्टैंडिंग भी वही मतलब होता है, कितना सर, 1,000। अच्छा, और कोई इन्फॉर्मेशन है अपने पास, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन था जो पुट कर सकते हैं, ओपनिंग से नहीं था। तो अपन क्या पता लगा लेंगे बैलेंस फिगर से, जितना कैपिटल फंड है। ठीक है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी के बैलेंसेस भी नहीं है, तो सिंपल था सर ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना। तो कितना हो जाएगा सर ये 10,400। लाइबिलिटी साइड में कोई बैलेंस है नहीं, तो पूरा का पूरा बैलेंस शीट फिगर क्या जाएगा आपका, कैपिटल फंड कितना सर 10,400, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करती है। तो अगर असेट का टोटल किसके बराबर होगा, लाइबिलिटी के, और मैंने क्या निकाल लिया, कैपिटल फंड दैट इज 10,400। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो उसके बाद बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल फंड दैट इज 10,400। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पर अपन क्या ऐड कर देते हैं, सरप्लस को। ठीक है, तो सरप्लस कितना होता है अपना 3850। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे सरप्लस 3850। ठीक है सर, तो टोटल कितना, अच्छा उसके बाद इसके अलावा देखो ये जो सरप्लस था ना ये अलग है, ये टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में है। तो टूर्नामेंट के रेस्पेक्ट में जो सरप्लस आएगा वो जाएगा पेविलियन में। तो ये तो टोटल सरप्लस था ना, इनकम एक्सपेंस से निकला, वो तो कहाँ जाएगा आपका कैपिटल फंड में। ठीक है, तो टोटल निकाल देंगे यहाँ पर, तो कितना जाएगा सर ये 10,400 प्लस 3850 दैट इज 14,250। ठीक है, उसके बाद सर फटाफट से डील करते हैं सेकंड वाले पॉइंट को, डोनेशन प्लस सरप्लस ऑन अकाउंट ऑफ टूर्नामेंट को आपको ट्रांसफर करना है पेविलियन फंड के अंदर। ठीक है, तो यहां पर पेविलियन फंड क्या होता है आपका, लाइबिलिटीज पेविलियन फंड। इसमें दो चीजें आएगी, नंबर 1 डोनेशन, डोनेशन कितना मिला था अपन को 20,000 का, प्लस क्या करना है इसमें
सरप्लस ऑन टूर्नामेंट फंड, ठीक है। तो सर आपको टूर्नामेंट से मिला कितना था 2000 का, आपने एक्सपेंस कितना किया 1400 का, तो सरप्लस कितना बच गया हो गया 600 का। तो टोटल पेविलियन फंड कितना हो गया आपका 20,600, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट डील हो गया अपना, फर्स्ट डील कर दिया, सेकंड डील कर दिया। थर्ड पॉइंट सब्सक्रिप्शन ड्यू था 31 मार्च 2019 को, क्लोजिंग बैलेंस। तो अभी अपन कौन सी बैलेंस शीट बना रहे हैं क्लोजिंग वाली। तो असेट क्या होता है अपना, सब्सक्रिप्शन ड्यू क्या होता है अपना असेट। तो सब्सक्रिप्शन ड्यू कितना 1500, ठीक है। आगे चलता है। राइट ऑफ 50% बैट एंड बॉल्स एंड 25% स्टेशनरी। तो इनके क्लोजिंग बैलेंस कहाँ शो करेंगे अपन बैलेंस शीट में, ठीक है। तो अपन ने स्टेशनरी अकाउंट से क्लोजिंग बैलेंस कितना फाइंड आउट किया था 450 का, किसका था ये स्टेशनरी का, ठीक है, जो अपना एसेट्स होता है। तो इसे पुट कर देंगे एसेट साइड में, दैट इज स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, कितना सर 450 का। ठीक उस तरीके से अपन ने बैट एंड बॉल का अकाउंट बनाया था, वहां से अपन ने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट किया था 2200 का, ये भी अपना असेट था। तो स्टॉक ऑफ बैट एंड बॉल्स 2200, ठीक है। इसके बाद सर और क्या आएगा देखते हैं। उसके बाद फिफ्थ वाला पॉइंट लास्ट बचा अपने पास, एडमिशन फीस को कैपिटलाइज करना था। इसका मतलब कहाँ शो करेंगे इसे बैलेंस शीट में, ठीक है। लायबिलिटी में शो कर देंगे इसको, एडमिशन फीस कितना मिला था मुझे एडमिशन फीस 600 रुपीज का, ठीक है। तो सर अपन ने सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर दी, ठीक है। देखते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन है क्या इसमें जो अपन ने पुट नहीं की। तो इन्फॉर्मेशन सारी की सारी पुट हो गई, अब अपन को क्या करना है टैली करना है इसको। ओके सर, सो यहाँ पर अपन को एक बैलेंस और पुट करना पड़ेगा, दैट इज अपन ने एक बैलेंस पुट नहीं किया, दैट इज कैश का, ठीक है। सर देखो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या बने यहाँ पर कैश बुक, ओके। सो सर कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना था अपने पास 0, कैश बुक का बैलेंस नहीं था अपने पास, ठीक है। जितना कैश आया उतना पेमेंट हो गया, तो क्लोजिंग में कुछ नहीं बचा उसका, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस किसका बच रहा होगा अपने पास बैंक का, क्योंकि बैंक का ओपनिंग बैलेंस कितना 6000 का। तो सर अपन को क्या करना पड़ेगा बैंक का बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि बैंक भी तो अपना असेट है ना। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट नंबर 5 बनेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कैश एट बैंक, ठीक है। सर बैंक में कितना पैसा पड़ा है वो अपन को फाइंड आउट करना है, क्योंकि वो तो असेट है ना अपना। तो सर वापस समझना एक बारी, ये अपना कैश बुक गिवन था, इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं गिवन था, क्योंकि सर ये कैश एट बैंक का बैलेंस है और ये क्या है कैश बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैश इन हैंड है वो गिवन अमाउंट, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितना 0, क्लोजिंग कितना है ही नहीं बैलेंस, इसका मतलब कैश का तो ओपनिंग भी 0 था, क्लोजिंग भी 0 है। लेकिन सर क्या आपको कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, नहीं पता। तो अपन को क्या पता लगाना पड़ेगा कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्योंकि वो तो अवेलेबल था ना स्टार्टिंग में। तो अब ये तो पता करूँ कितना पैसा पड़ा है बैंक के अंदर, ठीक है। तो वो तो अपना असेट है, तो क्लोजिंग रेट पे कितना कैश एट बैंक बच रहा है वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखो ओपनिंग कैश एट बैंक कितना अपने पास, ओपनिंग बैलेंस कितना सर 6000 का, ठीक है। उसके बाद आपने रिसिप्ट साइड में जब देखा तो कैश कितना निकाला बैंक से 8000 का। इसका मतलब क्या सर बैंक से पैसा कम हुआ है बढ़ा। सर अगर आप कैश लेके आ रहे हो एनपीओ में तो बैंक तो कम हुआ, लेकिन जो आपका बैंक था वो कम हो गया, लेकिन कैश तो बढ़ गया ना। तो यहाँ पर कैश बढ़ रहा है लेकिन बैंक कम हो रहा है, तो बैंक पे क्या इफेक्ट आ रहा है इसका नेगेटिव, ठीक है। तो इसे क्या कर देंगे अपन लेस कर देंगे। तो ये क्या किया अपन ने विड्रॉल कर लिया, कितना ये अपन ने विड्रॉल किया 8000 का, ठीक है। तो इसे यहाँ पे लेस कर देंगे। और सर
यहाँ पर लास्ट में गिवन था कि मेरा कैश कम हो रहा है, यहाँ पर पेमेंट किया, लेकिन पेमेंट के टाइम पे देखा तो यहाँ पर बैंक में डिपॉजिट करवाया पैसे को। तो जब बैंक में पैसे को डिपॉजिट करवाया तो बैंक बड़ा कम हुआ, बढ़ गया। तो यहाँ पर जब कैश एंड बैंक का बैलेंस निकालूंगा तो यहाँ पर ऐड क्या कर दूंगा मैं, डिपॉजिट्स, क्योंकि आपने कैश बैंक में डिपॉजिट करवाया कितना, 33,300। ओके, सो सर क्लोजिंग डेट पे आपका बैंक का बैलेंस कितना आ रहा होगा, 6,000 प्लस 33,300 माइनस 8,000, दैट इज 31,300। ठीक है। इसके बाद आपका ये लास्ट एडजस्टमेंट था, लास्ट कॉन्सेप्ट था, वर्किंग नोट था, वो डील कर दिया अपन ने। तो यहाँ पे लिख देंगे कैश एट बैंक, वर्किंग नोट नंबर 5, दैट इज 31,300। इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट, ये जो एग्जाम्पल था वो डील हो गया। अब अपन को टैली करवाना है, इसको टैली करवा देते हैं। ओके, सो एसेट का टोटल आएगा आपका 35,450 एंड क्रेडिट का भी वही आ रहा होगा 35,450। ठीक है। तो इस तरीके से ये सम डील किया। सर इस टाइप का सम एग्जाम में तो नहीं आता, लेकिन ये जो सम था, इस सम के अंदर अपने जितने भी कॉन्सेप्ट डील किए ना वो सारे के सारे डील हो गए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सर एग्जाम डे के 1 डे बिफोर आपको ये सम सॉल्व करना है, क्योंकि इस सम के अंदर आपका पूरा एनक्यू डील हो जाएगा। ठीक है। तो ये सम, इतना बड़ा सम आपका एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन इससे आपके जो जो क्लियरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है, आपको पूरी मिल जाएगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इससे। ठीक है। तो सर ये जो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आया तो 8 मार्क्स के लिए आया है, लेकिन 8 मार्क्स का आरबीएससी में ऐसा बनता नहीं है। हालांकि सीबीएसई में ऐसा सम आ सकता है। तो आरबीएससी में 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, तो वो छोटा सा आएगा, उसमें एडजस्टमेंट कम होंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ना, वो आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को डील करवा देगा। जितने भी कॉन्सेप्ट डील किए अपन एनक्यू के अंदर, वो पूरे कॉन्सेप्ट डील हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वो एग्जाम्पल वो डील कर रहा हूँ मैं जो एग्जाम में आता है, जिस टाइप का एग्जाम में आता है सम। ठीक है। बट ये एग्जाम्पल इसलिए करवाया क्योंकि इसके थ्रू अपन सारे के सारे कॉन्सेप्ट डील कर सकते हैं एक ही सम के अंदर। ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल 4। सर इस टाइप का सम ये 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। तो इस टाइप के सम आएंगे, लेकिन सर वो जो सम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर आपको पूरा एनक्यू एक सम के अंदर सॉल्व करना है ना, तो वो पूरा एग्जाम्पल जो है आपको हेल्प करेगा पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में। ठीक है। इसलिए एग्जाम डे के एक दिन पहले आपको क्या करना है, वो सम सॉल्व करना है, ताकि आपके जो जितने भी कॉन्सेप्ट आपने डील किए वो एक ही एग्जाम्पल के अंदर पूरे सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो ये देखते हैं एग्जाम्पल 4। शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंस शीट में अमाउंट को शो करना है। ठीक है। तो एक बार फटाफट से अपन अकाउंट डालते हैं, देन जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आएगा वैसे वैसे अपन पुट करते जाएंगे। ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहला इन्फॉर्मेशन गिवन है अपने पास, अमाउंट रिसीव फ्रॉम लेगेसी 1 लाख रुपीज। सर मैंने आपको बताया था लेगेसी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सर लेगेसी क्या होती है अपने लिए, रिकरिंग एक्सपेंस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। सो नॉन रिकरिंग क्या आपको बार बार मिलती है लेगेसी? नहीं सर, 1 टाइम मिलती है। और लेगेसी का मतलब क्या होता है, जो एक मेंबर अपने विल से एसेट या अमाउंट अपने एनपीओ को देके जाता है, दैट इज कॉल्ड लेगेसी। ठीक है। आफ्टर द डेथ। ठीक है। तो लेगेसी क्या होता है आपके लिए, लाइबिलिटी होता है, ना कि आपका इनकम बनता है। ठीक है। तो ये नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। जो भी नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं अपन उससे कहाँ ट्रांसफर करते हैं, बैलेंस शीट में। तो उसे ट्रांसफर कर देंगे लेगेसी। कितना सर, 1 लाख रुपीज। पहली चीज सर, जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है ना, वो ये नहीं है कि आपको प्रॉपरली सरप्लस निकाल के या फिर कैपिटल फंड निकाल के इन्फॉर्मेशन पुट करना है। यहाँ पर सिर्फ शो करने के लिए बोला इसने कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे शो करोगे आप इसे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, पूरा सरप्लस या वो नहीं निकालना, डेफिसिट नहीं निकालना। यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस शीट का एसेट लायबिलिटी वो टैली नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि अपन को प्रेजेंटेशन करना है यहाँ पर। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ आपको करंट ईयर का 50,000 का। उसके बाद सर थर्ड इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन के बारे में और चीज़ बोली गई है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द करंट ईयर 10,000। अच्छा, इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपन क्या करना है, पहले तो मुझे ये पता लगाना है कि सर करंट ईयर का इनकम कितना सब्सक्रिप्शन का। ठीक है। तो देखो, इसने बोला
कि आपको रिसीव कितना हुआ सब्सक्रिप्शन टोटल 50,000 का, तो ये तो एक्चुअल में रिसीव हो गया आपको। उसके बाद थर्ड पॉइंट बोलता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। करंट ईयर का मतलब कि इस साल में कुछ ऐसा पैसा था जो नहीं आया लेकिन था तो इस साल का, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे सब्सक्रिप्शन को करंट ईयर का बनाना पड़े तो रिसीव कितना हो 50, अभी और कितना रिसीव होना चाहिए था 10,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका करंट ईयर का 60,000। यही तो हुआ आपका करंट ईयर का। अगर इसमें आउटस्टैंडिंग को ऐड कर दूं तो ये तो बन जाएगा आपका क्या करंट ईयर का। तो सर अगर दो इन्फॉर्मेशन गिवन हो तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की, आप लॉजिक से भी कर सकते हो उसको, ठीक है। तो अगर रिसीव हो 50 और वो बोलता है कि आउटस्टैंडिंग था अभी भी सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का कितना 10,000, इसका मतलब कि नहीं मिला लेकिन था तो इस साल का ना। तो अगर एक्रूअल को फॉलो करवाना है तो करंट ईयर का बनाना पड़ेगा उसको। तो अगर रिसीव कितना हुआ करंट ईयर के रेस्पेक्ट में 50,000 और अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है 10,000, तो करंट ईयर का सर टोटल में कितना बनता था एग्जैक्टली 60 का, ठीक है। तो ये आप कहाँ शो करोगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का जो आपको नहीं मिला वो आपके लिए क्या बनेगा एसेट्स, क्योंकि इसका बेनिफिट कब मिलना है फ्यूचर में। तो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है वो क्या होता है आपके लिए एसेट्स, ठीक है। तो उसके दो ट्रीटमेंट हो गए। नंबर 1 ये जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और कहाँ शो करेंगे सर इनकम साइड में, क्योंकि आपका इनकम है बाई सब्सक्रिप्शन, उसको वैल्यू को अंदर दिखाना है 50,000 का प्लस आउटस्टैंडिंग। अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती तो मैं इसका अकाउंट बना के इसको प्रॉपर शो करता, लेकिन दो इन्फॉर्मेशन के लिए आप टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप लॉजिक से इसको समझ लिया आपने इसको तो 60,000, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस के बारे में बोला, रिसीव हो आपको 40,000 का, 50% कैपिटलाइज करने के लिए बोला। अगर 50% कैपिटलाइज करने के लिए बोल रहा है तो 50% क्या होगा नॉट कैपिटलाइज। तो सर जितना पोर्शन आपका कैपिटलाइज नहीं होता उसे कहाँ शो करते हैं अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और जितना कैपिटलाइज करने के लिए बोलता है वो कहाँ शो करते हैं अपन बैलेंस शीट में, ठीक है, एज ए लाइबिलिटी। तो एंट्रेंस फीस का कुछ पोर्शन जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और कुछ पोर्शन जाएगा आपका कहाँ पर लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। तो एंट्रेंस फीस क्या है आपके लिए इनकम 50% पोर्शन आपको रिसीव हो रहा है, तो एंट्रेंस फीस 50% ऑफ किसका 40,000 का, दैट इज 20,000। और जो रिमेनिंग पोर्शन था 50% वो कहाँ शो करेंगे अपन लाइबिलिटी साइड में एंट्रेंस फीस, ठीक है। 40,000 का 50% कितना सर 20,000, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला था लाइफ मेंबरशिप फीस। अच्छा, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या आपको हर साल देनी पड़ती है, क्या रिकरिंग नेचर का है नॉन रिकरिंग नेचर का है सर नॉन रिकरिंग नेचर का, क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फीस का मतलब कि आप लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन गए एनपीओ के, तो उसके लिए तो एक बार ही फीस देनी पड़ेगी ना, तब जाके तो मेंबर बनोगे आप, ठीक है। तो ये वन टाइम अमाउंट होता है जो एनपीओ के मेंबर देते हैं एनपीओ को। इन दैट केस ये आपके लिए क्या होगा कैपिटलाइज्ड, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा या बैलेंस शीट में जाएगा, कि आपके बैलेंस शीट का पार्ट बनता था, ठीक है। ये चीज़ मैंने पहले बताई थी आपको। तो लाइफ मेंबरशिप फीस कितना सर 80,000, ओके, ठीक है सर। आगे चलता है। जनरल डोनेशन रिसीव ऑफ 5,000। अच्छा, जनरल डोनेशन क्या कोई रिस्ट्रिक्शन है, नहीं है। इन दैट केस ये बैलेंस शीट में जाना चाहिए या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अगर ये डोनेशन किसी स्पेसिफिक रीजन के लिए मुझे मिलता तो मैं सर उस स्पेसिफिक रीजन के साथ उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करता, बट यहाँ पर क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है, नहीं है। इन दैट केस इसे कहाँ शो करेंगे अपन इनकम साइड में, क्योंकि इनकम हो रहा है डोनेशन से, पैसा मिल रहा है आपको। इन दैट केस शो करेंगे बाई डोनेशन कितना 5,000 का, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सरप्लस प्रॉफिट कुछ नहीं निकालना, बल्कि सिर्फ क्या करना था प्रेजेंट करना था इनको। तो इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सर इस टाइप के सम आते हैं एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए, लेकिन सर इनको करने के लिए आपके पास हर कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो वो जो एग्जाम्पल 3 है ना वो आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो इन्हें ईजिली डील कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ईजी बन जाएगा जब आप बड़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो अगर आपने एग्जाम्पल 3 को बहुत अच्छे से सॉल्व किया इन दैट केस आपको एनपीओ बहुत अच्छे से आता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 3 को अगर आप अच्छे से डील कर लोगे इन दैट केस आपको एनपीओ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सम तो आता है एग्जाम में, लेकिन एग्जाम्पल 3 को सॉल्व करना आपको मैं आपको रिकमेंड करूँगा करने के लिए, क्योंकि उसके थ्रू आप सारे कॉन्सेप्ट डील कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल 4 था, इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का सम एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसे डील कर सकते हो। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास से अपन डील करने वाला है एक नया टॉपिक, दैट इज कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। बहुत ईजी है,
अंडरस्टैंडिंग वाला चैप्टर है, बड़ा प्रैक्टिकल चैप्टर है, ठीक है। तो ये लास्ट लेक्चर था इस एनपीओ के टॉपिक के ऊपर। इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो इससे बार बार रिवीजन करते रहना, क्योंकि रिवीजन ज़रूरी है। रिवीजन से आपके जो माइंड में कॉन्सेप्ट है वो रिटर्न रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू।